अस्सलाम वालेकुम। आज का सेगमेंट है मेल बॉक्स। इसमें आपके पूछे गए सवालात का एक तफसीली जवाब दिया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगी। इस सेगमेंट को शुरू करने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के कॉमनली पूछे गए सवालात का तफसील से जवाब दूं, आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करूं और आपकी जो क्यूरीज हैं उनको एक एड्रेस किया जाए। हाँ जी, हम चलते हैं पहले कमेंट की तरफ। ये मीरब का कमेंट है, वो पूछती हैं कि ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन फंगस में क्या फ़र्क है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इस पे भी मैं एक छोटी सी आपसे तफसील से बात करूंगा। अगर एमआरआई में दिमाग के ऊपर दाग है और ये देख के डॉक्टर ने कहा कि ट्यूमर है और असल में वो फंगस निकला, तो याद रखें कि 24 से 48 घंटे के दौरान ये मरीज मर भी सकता है। ये एग्जेजरेशन नहीं है। ट्यूमर अक्सर धीरे धीरे बढ़ता है, उसे समझ कर प्लान बनाया जाता है। ब्रेन फंगस अचानक अटैक करता है। ये उन मरीजों में होता है जिन्हें शुगर, स्टीराइड्स, कैंसर, और ये सीधा दिमाग पर हमला करता है। आज स्कैन हुआ है, कल मरीज मजबूर हो गया और परसों कोमा में चला गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस पे ये होता है कि एमआरआई पर ट्यूमर और फंगस एक जैसे नजर आते हैं। इसकी वजह से अक्सर तशखीस गलत हो जाती है, ऑपरेशन गलत होता है, दवाई गलत होती है और मरीज मर जाता है। याद रखें, हर रिंग एनहांसिंग लीजन ट्यूमर नहीं होता। सही न्यूरोसर्जन, सही टेस्ट, सही वक्त पर लिया गया फैसला आपके मरीज को बचा सकता है। दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें रियाज साहब कह रहे हैं कि उनके दिमाग और हराम मगज के दरमियान पानी जमा है। पहले ऑपरेशन हुआ है, दोबारा पानी जमा हो गया है। देखिए जी, आपने जो इस पे रियाज साहब बात की है वो आधी बात की है, तो मैं इस पे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस तो नहीं दे सकता। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप अपने प्राइमरी सर्जन की तरफ रुजू करें, उनसे डिस्कस करें। अगर आप सेकंड ओपिनियन चाह रहे हैं तो आप अस्पताल में आके बात कर सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। जब आपने मेरे से कंसल्ट करना हो तो अपना कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड, कंप्लीट हिस्ट्री, आपकी एमआरआई के इमेजेस, जो भी आपके पहले टेस्ट हुए हैं, वो सारे इकट्ठे करके आप ईमेल कर दीजिएगा और फिर कंसल्टेशन शेड्यूल कर लीजिएगा, ताकि हम आपके रिकॉर्ड को रिव्यू करके आपको ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकें। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तसव्वुर चीमा कहते हैं कि उनका तकरीबन 1 साल पहले सेरिबेलोपोंटाइन एंगल ट्यूमर यानी सीपी एंगल ट्यूमर का ऑपरेट हुआ था, जो कि उस वक्त 4.5 सेंटीमीटर का था। ऑपरेशन के बाद इन्होंने लिखा है कि इनको फेशियल पैरालिसिस है, यानी लकवे की शिकायत है। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये ठीक हो सकती है। तसव्वुर साहब, मोस्ट लाइकली आपको तसव्वुर साहब, ये ट्यूमर आपका काफी बड़ा है और मोस्ट लाइकली आपको ये लकवा ऑपरेशन से पहले हो चुका होगा। ये लकवा देख के ही आपने अपने टेस्ट कराए होंगे और आपने कहा होगा कि जी ये तो ट्यूमर निकल आया है, क्योंकि उससे पहले कोई बंदा अपने टेस्ट वगैरह नहीं कराता, हेडेक्स को सारे इग्नोर करते हैं, उल्टियों को इग्नोर करते हैं। तो जो बीमारी आपको ऑपरेशन से पहले हो चुकी है, उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। अब बात यह है कि सीपी एंगल ट्यूमर की अलामात क्या है, इस पे मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। सीपी एंगल ट्यूमर की इब्तदाई अलामात जिन्हें लोग इग्नोर करते हैं: बैलेंस प्रॉब्लम के चलते हुए लड़खड़ाता है, चक्कर आना, कान में साए साए की आवाज आती है, कान से सुनाई देना बंद होता है, या फिर जो सारे लोगों को नजर आ जाता है वो लकवे की शिकायत होती है। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो एक दफा ब्रेन का सीटी स्कैन कराने में कोई हर्ज नहीं है। न्यूरोसर्जन से मशवरा कर लें अगर सीटी स्कैन के ऊपर कोई एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है, क्योंकि मजबूर होकर आप लोगों ने आना न्यूरोसर्जन के पास होता है। असल वक्त तब होता है जब मजबूरी अभी नहीं हुई होती। अब बात करते हैं सीपी एंगल ट्यूमर की सर्जरी को सेफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं। इस पे आपकी इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग होती है कि मरीज जब बेहोश होता है, ऑपरेट उसका हो रहा होता है, तो उसकी हम नर्व्स को एक मखसूस मशीन के जरिए मॉनिटर कर रहे होते हैं कि डैमेज ना हो जाए। दूसरे नंबर पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत अच्छी हो गई है। तीसरे नंबर पे ऑपरेशन के दौरान जो हम आलात यूज करते हैं वो जदीद तरीन है, महफूज तरीन है। जो यूरोप और अमेरिका में आलात यूज हो रहे हैं वही हम पाकिस्तान में यूज करें। वही एंडोस्कोप्स हैं, वही माइक्रोस्कोप्स हैं, और सर्जन की एक्सपर्टीज भी उसी लेवल की है और अस्पताल भी माशाल्लाह उस लेवल के बन गए हैं। साथ में जो होता है, ट्यूमर एक्सीजन को सेफ बनाने के लिए इंट्रा ऑपरेटिवली हम कूजा यूज करते हैं, जो ट्यूमर को ब्रेन टिश्यू डैमेज किए बगैर बड़े आराम से निकाल देता है। तो ये सारी चीजें मिलकर आपकी रिकवरी को फास्ट बनाती हैं, सेफ बनाती हैं और पेशेंट अपनी लाइफ में नॉर्मल वापस आता है। इसलिए अगर आपको सीपी एंगल ट्यूमर की अलामत आ रही हैं, आपके आपके किसी जानने वाले को, तो न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें और अपनी सर्जरी प्लान करें, ताकि आपका मरीज लाइफ में वापस आ सके। क्योंकि माजूर होके अल्टीमेटली आप लोगों ने आना न्यूरोसर्जन के पास होते हैं, जैसे तसव्वुर साहब के केस में हुआ है कि इनको एक माजूरी हुई होगी, न्यूरोसर्जन के पास गए, ऑपरेट करा लिया और माजूरी अभी भी ठीक नहीं हुई। आप जिस कमेंट को मैं रिप्लाई करने लगूं, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। जन्नत एनवीडी का कमेंट है, वो कहती हैं कि इनकी कजन को हराम मगज के पास रसौली है, टांगों में सुनपन की शिकायत है, चल फिर सकती है लेकिन टांगों में कमजोरी महसूस हो रही है। अब ये पूछ रही है कि क्या ये दवाई से ठीक हो जाएगी। हराम मगज की रसौली एक ऐसी रसौली है जो हराम मगज के ऊपर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है, ठीक है, या फिर उसके नॉर्मल टिश्यू को रिप्लेस कर रही है और उसकी जगह पे वो ग्रोथ करती जा रही है। अब आपका इस पे सवाल ये कि क्या ये दवाई से ठीक हो जाएगी। अभी तक मेडिकल साइंस के अंदर ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो हराम मगज की रसौली को रोक सके, अनटिल एंड अनलेस वो कैंसर हो। फिर उसके लिए कीमोथेरेपी होती है और कीमोथेरेपी में भी पहले ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद दवाइयां लगती हैं। हराम मगज की रसौली का जो सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो ये कि आप न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें और देखें कि आया अभी ऑपरेशन की जरूरत है
या अभी पेशेंट को हमने ऑब्जर्व करना है। न्यूरोसर्जन से जब तक आप मशवरा नहीं करेंगे, आपके मरीज का इलाज नहीं चल सकता। अब ये पहले वक्त में जैसी बात नहीं रही कि जिस मरीज का भी ऑपरेट किया वो मजबूर हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर वही आलात, वही इक्विपमेंट यूज हो रहा है जो यूरोप के अंदर और बाहर दूसरे ममालिक में यूज हो रहा है। वही एंडोस्कोप्स हैं, वही माइक्रोस्कोप्स हैं, वही ऑपरेटिंग इक्विपमेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के अंदर जो सर्जरी की कॉस्ट होती है वो फ्रैक्शंस में होती है, जबकि वहां आप ये सर्जरी कराएं तो आपको हजारों डॉलर पे करने पड़ते हैं। स्पाइन ट्यूमर सर्जरी को सेफ बनाने के लिए इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम हर स्पाइन ट्यूमर के अंदर जो होता है ये करते हैं। दूसरे नंबर पे जो भी स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर होता है वो एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप के जरिए ऑपरेट किया जाता है, ताकि हमें ज्यादा बेहतर विजुअलाइजेशन और स्ट्रक्चर बड़े बड़े नजर आए और आपकी हराम मगज के ऊपर डैमेज ना हो। तीसरे नंबर पे जब ये ऑपरेट करते हैं तो जदीद तरीन आलात यूज करते हैं, जिसमें कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर है जो ट्यूमर रिमूवल में बड़ा हेल्पफुल होता है। और चौथे नंबर पे जब आपको ऑपरेट करना होता है तो ऑपरेट से पहले जो होता है वो सारे हम एक वर्कअप करते हैं, अप्रोप्रिएट प्लानिंग करते हैं, अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी आपकी जो है डैमेज इस पे मिनिमाइज की जा सकती है, मैक्सिमम सेफ एक्सीजन किस तरह करें ताकि पेशेंट अपनी लाइफ में वापस आए, मजबूर ना हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हराम मगज रसौली का जदीद तरीन इलाज मौजूद है, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पेशेंट के केस में आपको इस वक्त ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए फौरी तौर पे न्यूरोसर्जन से मशवरा करें। एपिलेप्सी के हवाले से एक कमेंट आया है। अब ये कह रहे हैं कि 14 साल से इन्हें मिर्गी की तकलीफ है और ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपकी 14 साल से मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद आपको फ़र्क नहीं पड़ा। जो एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट होती है, जो हमारे लोग एपिलेप्सी ट्रीटमेंट में मिस्टेक करते हैं ना, वो ये मिस्टेक करते हैं कि अगर उन्हें दवाई के इस्तेमाल से फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो अपना डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, बजाय उसके कि वो वापस उसी बंदे के पास जाके डिस्कस करें। ये एक बड़ी गलत बात है जो आप लोग करते हैं। सेकंड मिस्टेक जो आप लोग इस पे करते हैं वो ये होता है कि डॉक्टर साहब ने आपको लिखा होता है कि यार आपने 2 या 3 हफ्ते बाद आके चेक कराना है, लेकिन आप लोग नहीं आते। आप कहते हैं दवाई से फ़र्क पड़ा है तो इसमें हम दवाई जारी रखेंगे, डॉक्टर ने क्या करना है। भई वो डोज़ एडजस्ट करनी होती है। ये 2 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं। अब एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं। बहुत अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं। ये दवाइयाँ मिर्गी के मरीजों को दी जाती हैं और इससे 90 से 95% लोगों के दौरे कंट्रोल हो जाते हैं। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट जो इस पे होती है वो होती है सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर उन लोगों में किए जाते हैं जिनमें मिर्गी के दौरे दवाई खाने के बावजूद कंट्रोल ना हो रहे हो। आपने 3 तरह की एंटी एपिलेप्टिक्स शुरू कराई हुई हैं। आप वो बाकायदगी से खा रहे हैं लेकिन आपको फिर भी मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं दिन में 2 से 3। दूसरे नंबर पे ये उन मरीजों में मिर्गी की सर्जरी प्लान की जाती है जिनके अंदर दिमाग के अंदर कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पे फिर ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बन जाती है। दिस बीइंग सेड, अब सर्जरी पे मैं बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ। मेरे चैनल पे इस पे वीडियोस मौजूद हैं। 3 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स इस वक्त अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। इसमें जो होता है, एक के अंदर स्कल खोली जाती है जिसे क्रेनियोटॉमी में बोलते हैं। दूसरे के अंदर जो होता है वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की जाती है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। तीसरा प्रोसीजर वेगस नर्व स्टिमुलेशन होता है जिसमें वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके मिर्गी के दौरों को रोका जाता है। पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप मजीद इस पर मशवरा करना चाह रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके तशरीफ ले आइए। राब्ता नंबर बायो में मौजूद है। अलीमुल्लाह का कमेंट है, वो कहते हैं कि मुझे L4 L5 डिस्क हर्निएशन है तो प्लीज इसके लिए बेस्ट मेडिसिन। अलीम साहब, मैं आपको बेस्ट मेडिसिन बताने लगा हूं और आपने ये मेडिसिन सारी उम्र के लिए इस्तेमाल करनी है। आप देखेंगे आपको L4 L5 डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले नंबर पर अपने वेट को कंट्रोल करें। वेट आपका आइडियल कितना है वो आपकी हाइट के मुताबिक होता है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपका वेट कितना है और उसी रेंज में आपने अपना वेट रखना है। दूसरे नंबर पर झुक के काम नहीं करना। आप झुकेंगे, आपकी डिस्क ऑलरेडी L4 L5 की खराब है, उसके ऊपर मजीद प्रेशर पड़ेगा। आप झुकेंगे तो डिस्क फट के बाहर आ जाएगी और फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आपने वजन नहीं उठाना। वही सेम मैकेनिज्म की डिस्क खराब है, आप वजन उठाएंगे प्रॉब्लम होगा। चौथे नंबर पर इस पे यह है कि आप रोजाना आधा घंटा वॉक करें, ब्रेस्ट वॉक, तो उसे कार्डियो वॉक भी बोलते हैं। अगर जॉगिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वॉक करें। और अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं तो ये उससे भी बेहतर है, ये आपकी डिस्क के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। पांचवें नंबर पर विटामिन डी का लेवल टेस्ट कराइए। विटामिन डी का लेवल बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों में अगर विटामिन डी की कमी हो तो उसकी वजह से उन्हें डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। छठे नंबर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस केस में, और आपने कभी भी इस चीज को नहीं भूलना, वो ये है कि आपने डिस्क की अगर आपको तकलीफ हो चुकी है तो आपने हर 6 महीने के बाद अपनी एमआरआई कराते रहना है ताकि आपको पता चले कि डिस्क की क्या सूरत हाल है। डिस्क के मरीज में जो बेस्ट मेडिसिन है वो एहतियात है। एहतियात के अलावा और कोई मेडिसिन नहीं बनी। ये मेडिसिन आप बाकायदगी से यूज करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्क के मरीज में अगर ये अलामत आ रही है तो फौरी तौर पर न्यूरोसर्जन से मशवरा करें कि टांग का दर्द जो ठीक ना हो रहा हो, टांग का सुनपन स्टार्ट हो जाए, पाँव का सुन होना, फुट ड्रॉप होना, पेशाब पे कंट्रोल लॉस होना या मर्दाना कमजोरी, तो फिर आपको फौरी तौर पे ऑपरेशन की जरूरत है। डिस्क के मर्ज के लिए इस वक्त पाकिस्तान में जदीद तरीन ऑपरेशन मौजूद है। वो ऑपरेशन जो आपका यूरोप और अमेरिका में किया जा रहा है, वही ऑपरेशन हम यहाँ पे करते हैं।
वो गैजेट्स जो उस ऑपरेशन में यूज होते हैं, जो एंडोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप, इस तरह के हाई एंड गैजेट्स वहां पे यूज होते हैं, वही हम यहाँ पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे आपको कॉस्ट हजारों डॉलर में देनी पड़ती है, यहाँ पे जो होता है फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे आपका ऑपरेशन हो जाता है। वक्त पे इलाज कराएंगे तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अगर आप इलाज डिले करेंगे तो रिजल्ट्स भी फिर उसी तरह के आएंगे। फजी शाह का कमेंट आया, वो कह रहे हैं 4 years ऑफ पेन, L5S1 सो मच पेन। आप सही कह रहे हैं, बैक पेन और शियाटिका की पेन एक लीडिंग कॉज है डिसेबिलिटी की पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में भी जो है वो स्टैटिस्टिक्स सेम है। पेशेंट को दर्द स्टार्ट होता है, वो इधर उधर से मशवरे लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, दवाई खाता है, कुछ लोगों में उसमें बेहतरी आ जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना पड़ता है। अब आप जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस करता है, लेकिन आप लोग फिजियोथेरेपी प्रॉपरली नहीं कराते, आप कंप्लायंट नहीं रहते, छोड़ देते दरमियान। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप जाते हैं किसी ऐसे बंदे के पास जो इंटरवेंशन कर रहा होता है, पेन स्पेशलिस्ट होता है, आप उनसे कहते हैं जी कमर में आप इंजेक्शन लगा दें या पेन को कंट्रोल करें, और वो पेन को कंट्रोल करने के लिए आपको इंटरवेंशन कोई करते भी हैं, लेकिन आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस इंतहाई अनरियलिस्टिक होती हैं और बीमारी आपकी बहुत आगे जा चुकी होती है। जब सारी चीजें फेल हो जाती हैं तो उसके बाद आप लोग डरते डरते न्यूरोसर्जन के पास आते हैं, ये सोचते हुए कि अब पता नहीं क्या होगा। न्यूरोसर्जन देख के आपको बताता है कि आया आपको ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर जो भी पेशेंट सारी चीजें एग्जॉस्ट करके न्यूरोसर्जन के पास आया है, उस पेशेंट को अल्टीमेटली ऑपरेशन कराना पड़ा है। क्यों? क्योंकि तब तक वो बीमारी एडवांस हो चुकी होती है और उसकी डिसेबिलिटी बहुत बढ़ चुकी होती है और वो तंग आ चुका होता है हर चीज से। फिर क्या होता है, अब जब आप न्यूरोसर्जन के पास आते हैं ना, तो अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ा मैनेज किया करें, क्योंकि आपकी बीमारी तब तक बहुत बढ़ चुकी होती है, रिजल्ट्स उस पर उस तरह के नहीं आने होते जो कि होने चाहिए। अगरचे यहाँ पे एक्सपर्टीज है, गैजेट्स है, लेकिन आप लोग बीमारी अपनी बढ़ा के आते हैं। इसलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपकी एमआरआई के ऊपर एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है, 2 से 3 हफ्ते तक इलाज के बावजूद आपको फाका नहीं हो रहा, तो फिर न्यूरोसर्जन से कंसल्ट कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली एंड पे आना आपने न्यूरोसर्जन के पास ही है। पहले मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप जल्दी मशवरा करेंगे तो फिर टाइप ऑफ सर्जरी डिफरेंट होगी, रिकवरी उस पर फास्ट होगी और आप बहुत बेहतर फील करेंगे। अगर आप लेट मशवरा करेंगे तो सर्जरी तब भी होगी, लेकिन उस पर रिकवरी टाइम बदल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने खुद स्पॉन्सर करनी होती है, वो होती है हेल्थ केयर। यहाँ पे सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता। सही जगह पे लगाया गया पैसा आपकी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट की हैसियत रखता है, इसलिए सोच समझ के अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। अरियान काशिफ कहते हैं कि इनको 5 साल से ये मसला है, इन्होंने बहुत मेडिसिन खाई है लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले टांग में दर्द था, फिर टांग सुन हुई, फिर पेशाब का प्रॉब्लम भी शुरू हो गया। देखिए जी, बात बड़ी सिंपल सी है। अगर आपको शैटिका की तकलीफ है, एमआरआई के ऊपर एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है, 2 हफ्ते तक आपने फिजियोथेरेपी दवाई खा के देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो न्यूरोसर्जन से मशवरा कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली एंड पे आना आपने न्यूरोसर्जन के पास ही होता है, और जब आप मजबूर हो चुके होते हैं उस वक्त आते हैं। बेहतर है कि आप वक्त पर न्यूरोसर्जन के पास आ जाया करें, ताकि आपकी मजदूरी को प्रिवेंट किया जा सके। आप लोगों को ना शैटिका सर्जरी से बहुत ज्यादा डराया गया। ये बातें आज से 15-20 साल पहले तक ठीक थी। उस वक्त सर्जिकल टेक्निक डिफरेंट होती थी, उस वक्त हॉस्पिटल्स इस लेवल के नहीं बने थे, कॉम्प्लिकेशन रेट हाई था, लेकिन आज की रेट में पाकिस्तान में हम वही सर्जरी ऑफर कर रहे हैं जो आपको यूरोप और अमेरिका में की जा रही है। वही गैजेट्स हैं जिनसे यूरोप और अमेरिका में ऑपरेट किया जा रहा है, वही एंडोस्कोप है, वही माइक्रोस्कोप है, वही हाई स्पीड ड्रिल है, वही इक्विपमेंट है जो यूरोप या अमेरिका के बड़े बड़े अस्पतालों में है, वही हमारे पास लाहौर में अवेलेबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे आपको हजारों डॉलर दे के ये इलाज कराना पड़ता है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे अवेलेबल है, रिजल्ट सेम है। लेकिन एक डिफरेंस है जो इन यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान के सिस्टम में है। यूरोप और अमेरिका में आप लोगों की हेल्थ केयर स्पॉन्सर्ड होती है, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने सारा खर्चा खुद करना होता है। सही जगह पर किया गया खर्चा हेल्थ केयर के मामले में एक इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए अपनी हेल्थ केयर में लापरवाही मत बरतें। अगर आपको 2 हफ्ते इलाज के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो न्यूरोसर्जन से मशवरा करने में हर्ज कोई नहीं है। शियाटिका के मरीज के लिए एक मैं गोल्डन रूल बता रहा हूं जो आप याद रखें। एमआरआई के ऊपर एबनॉर्मेलिटी है, आपने 2 हफ्ते इलाज करा के देख लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दवाइयां बेअसर हो गई, फिजियोथेरेपी के बावजूद आपको रिलीफ नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप न्यूरोसर्जन से मशवरा करें, ताकि आपकी बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। दानिश कुरैशी का कमेंट है, वो कहते हैं कि 2 साल से L5S1 की तकलीफ है, तमाम इलाज करा के देखे लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। दानिश साहब, L5S1 आपकी इसलिए ठीक नहीं हो रही कि ये एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करी है, यानी नसों पर दबाव डालकर डिस्क का पीस जो टूट के बाहर आया हुआ है वो आरामों और नसों पर दबाव डाल रहा है, उसकी वजह से एक मुसलसल सोजिश का अमल चल रहा है। आपने जो भी इलाज कराया है वो आपने अपनी अलामत का इलाज कराया, दर्द होता था फिजियो करा ली, दवाई खा ली, अलामत का इलाज है। ठीक है, ये बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी आपकी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, इसलिए आपको कोई फाका नहीं हुआ। आप अपनी बीमारी का इलाज कराएंगे, अलामत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो होते हैं वो अलामत के इलाज के पीछे भागते रहते हैं, बीमारी को टोटली इग्नोर कर देते हैं, इसलिए मरीज कभी ठीक नहीं होता, और मरीज जो होता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने इतना इलाज भी करा लिया, मैं ठीक नहीं हुआ।
मोहरों के मरीजों में अगर एमआरआई के ऊपर एबनॉर्मैलिटी नजर आ रही है, बाकी इलाज करा के देखिए, आपको कोई फाका नहीं हो रहा, तो एक दफा न्यूरोसर्जन से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली एंड पे आते आप लोग न्यूरोसर्जन के पास हैं, लेकिन तब तक बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है और उस वक्त रिकवरी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो खराब होती हैं। आप लोग प्लीज टाइम पे ना न्यूरोसर्जन के पास आ जाया करें, क्योंकि अनलाइक अदर कंट्रीज, पाकिस्तान के अंदर अपने इलाज को आपने खुद स्पॉन्सर करना है। बाहर की दुनिया में तो ये होता है कि तमाम इलाज जो होता है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही होती है, या आपके जो होते हैं वो इंश्योरेंस पे इलाज हो रहा होता है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इलाज हमेशा सोच समझ के कराएं, बर वक्त कराएं और दुरुस्त जगह से कराएं। हमेशा अपने मॉलेज से ये जरूर पूछें, स्पेशली मोहरों के मरीज, कि डॉक्टर साहब जो इलाज आप कर रहे हैं, क्या इससे मेरी अलामत ठीक हो रही है या आप बीमारी का इलाज कर रहे हैं? बीमारी का इलाज करेंगे तो अलामत ठीक हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल एज दैट। इन सारी वीडियोस का मकसद ये होता है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, आपके जो कॉमन सवाल आते हैं उनका जवाब दिया जाए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वीक में कम से कम एक दफ़ा मैं इस तरह की वीडियोस करता रहूं जहाँ पे आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाए। अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, आपके ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल होंगे, तो हो सकता है एक दफ़ा से ज़्यादा इस पे हो जाए। इस चीज़ का आप लोगों को बेनिफिट ये है कि आप लोगों को जो आपकी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आपको अस्पताल उठ के जाना नहीं पड़ता, फीस नहीं देनी पड़ती, फ्री में आंसर हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं जो प्योरली न्यूरोसर्जिकल, ब्रेन या स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आई वुड लव टू गेट बैक टू यू। मेरा नाम डॉक्टर अंबार अनवर है, मैं न्यूरोस्पाइन सर्जन हूं और मैं मोरों और दिमाग के मरीजों का ऑपरेशन के जरिए इलाज करता हूं जहां पे इंडिकेटेड हो। अगर आप मेरे से मशवरा करना चाह रहे हैं तो राब्ता नंबर बायो में मौजूद है।